दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जीती 99 सीटों और समाजवादी पार्टी 37 सीटों का ढोल इसलिए पीट रही थी कि जिससे वह न केवल भाजपा बल्कि जिससे उसकी भविष्य की नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जैसे प्रमुख नेताओं को कुंठाग्रस्त कर सके, राजनीतिक प्रभावित हो और वे विपक्ष को घेरने का मौका छोड़ दें। शुरू में तो कांग्रेस समेत संपूर्ण विपक्ष इस रणनीति में सफल होता नजर आ रहा था, क्योंकि 240 सीटों और जेडीयू और टीडीपी के समर्थन से चल रही मोदी सरकार की स्थिरता की गारंटी को सभी संदेहास्पद मान रहे थे। लेकिन मोदी ने अपना रास्ता नहीं बदला। शुरू के 2-3 महीने को छोड़ दे तो बाद की अब तक की मध्यावधि में उसका वही आक्रामक तेवर, राष्ट्रवाद की नींद और कठोर निर्णय लेने के संकल्प उसमें मौजूद हैं। यही नहीं, पिछली लोकसभा के चुनाव में जिन कठोर निर्णयों की गूंज थोड़ी धीमी पड़ गई थी, उनके साथ मोदी नए लोक कल्याणकारी मुद्दों के साथ पुनः मोर्चे पर खड़े नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अभी संपन्न हुए हरियाणा, जम्मू कश्मीर के चुनाव ने एक बार फिर भाजपा और मोदी सरकार को फ्रंट फुट पर खेलने का अवसर दिया है। वस्तुतः हरियाणा के विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद विपक्ष एकदम सकपका गया है, जबकि पहले हरियाणा में कांग्रेस की जीत एकदम सुनिश्चित हो रही थी। जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे वे इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की विश्वसनीयता दोनों पिछड़ने जा रही है। किंतु इन दोनों राज्यों की जनता ने न केवल मोदी की लोकप्रियता को अछूते बनाया, उन पर विश्वास किया, बल्कि भाजपा पर विश्वसनीयता की मोहर लगाने का भी काम किया। वहीं जम्मू कश्मीर में मोदी के धारा 370 और 35 हटाने के बाद कानून और शांति व्यवस्था की गारंटी के सफल परीक्षण अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोगों को उनके हक दिलाने तथा तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा पर्यटन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति ने 90 में से 29 सीटें दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव परिणाम इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि घाटी और जम्मू के मुसलमान दुर्गति के अधो संरचना विकास, आतंकवाद पर नकेल या पर्यटन के क्षेत्र में उन्नति से कोई वास्ता नहीं रखते। उन्होंने भाजपा और हिंदू विरोधी मानसिकता के तहत मतदान कर नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में सरकार डाल दी। स्पष्ट है कि मोदी भले ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात कर रहे हैं, किंतु मुस्लिम फिरका परस्त ताकतें उन्हें हिंदूवादी सांप्रदायिक नेता मानते हुए उनके पक्ष में कभी खड़े नहीं होंगे। यह स्थिति जम्मू कश्मीर की ही नहीं बल्कि आज की स्थिति में तो समूचे भारत में देखी जा रही है। जब से वोट जिहाद का नारा आया है, तब से देश का मुस्लिम तबका इस बात का हो गया है कि वह मोदी या भाजपा को वोट नहीं देगा, भले ही उसके वर्ग की भलाई के लिए बिना भेदभाव के कितना भी काम मोदी क्यों ना कर दे, योजनाओं का लाभ उन्हें दिया गया हो। मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम राजनीतिक हस्तियां तथा समूचा विपक्ष यह सिद्ध करने में
जी जान से जुटा है कि भाजपा और उसके नेता न केवल सांप्रदायिक हैं बल्कि मुसलमानों के कट्टर विरोधी हैं, कट्टर दुश्मन हैं। ये विपक्ष के लोग हवा बनाए हुए हैं। इसीलिए सभी मुसलमानों को एकजुट होकर भाजपा के विरोध में वोट करना चाहिए, ये विपक्षी बताते हैं। जब से यह सिद्धांत जनता के बीच आया है तब से देश में मुसलमानों के विरुद्ध बहुसंख्यक समुदाय भी एकजुट होता नजर आ रहा है। अब वो दिखाई भी पड़ने लगा है। भाजपा उन स्थितियों की काट ढूंढने में भी सफल रही जिन स्थितियों के कारण हिंदुओं का कोई धड़ा भाजपा के विरोध में खड़ा होकर मोदी विरोध में मतदान कर रहा था। उदाहरण के लिए हरियाणा के चुनाव में स्पष्ट दिख रहा था कि वहां का जाट समुदाय राज्य स्तरीय कांग्रेस नेतृत्व का साथ देकर भाजपा सरकार हटाने में सफल हो जाएगा। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जाटों के विरुद्ध गैर जाटों और दलितों को अपने पक्ष में करने में सफलता पाई, जिसका परिणाम यह रहा कि 57 सालों के इतिहास में हरियाणा में भाजपा ने पहली बार न केवल तीसरी बार सरकार बनाने में सफलता पाई बल्कि एक इतिहास रच दिया, क्योंकि आज तक कोई भी सरकार तीन बार लगातार चुनाव नहीं जीत कर आई है। ये दोबारा रिपीट नहीं हुई है। जो पीडीएफ फार्मूला उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सफल रहा था उसकी काट भाजपा ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर 44% पिछड़े वर्ग की आबादी को अपने पक्ष में करके चुनावी रण को जीत लिया। हरियाणा में सबसे बड़ी आबादी जाटों की है। उसकी काट में भाजपा ने गैर जाटों को राजनीति कर ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी और राजपूतों को अपने पक्ष में कर लिया। यही नहीं, इस बार भाजपा ने अनुसूचित जाति की आरक्षित 17 में से 7 सीटें जीत कर दिखा दिया कि दलित वर्ग भी उसके अलग नहीं है, उसके साथ हैं। निश्चित ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव भाजपा के लिए बूस्टर डोज की तरह साबित हो रहे हैं, जिसका प्रभाव अभी हो रहे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। पिछले एक सप्ताह में महाराष्ट्र विधानसभा और चुनाव की यह विशेषता देखने में आ रही है कि मुस्लिम समुदाय खुलकर हिंदू विरोध में खड़ा हो चुका है, जिसे समूचे विपक्ष का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम धर्म गुरु हों या मुसलमानों की राजनीति करने वाले ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टी हो या प्रभावशाली संभ्रांत मुस्लिम वर्ग हो, सभी के सब मुस्लिमों को यह समझते और भड़काते दिखाई दे रहे हैं कि मोदी सरकार न केवल मुसलमानों की विरोधी है बल्कि वह मुसलमानों के अधिकारों को निस्नाबूद करने में जुटी हुई है। ऐसे में मुसलमानों को एकजुट होकर भाजपा के खिलाफ वोट जिहाद करना चाहिए। इसके विरोध में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुओं से वोट धर्म युद्ध का आह्वान कर स्पष्ट कर दिया कि तुम डाल डाल हम पात पात। यही नहीं, मुसलमानों का प्रभावशाली तबका महाराष्ट्र में खुलकर महाविकास आघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहा है। यह तबका मोदी सरकार के उन निर्णयों को आधार बनाकर जिनके तहत राम मंदिर निर्माण कराया गया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई, 3 तलाक खत्म किया गया,
और अब वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन करने के लिए बिल जेसीबी के समक्ष चर्चा में है। निश्चित ही ये ऐसे मुद्दे हैं जिनसे मुसलमान विचलित है और वह इसके विरोध में मतदान करने में भी पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जितनी तेज गति से मुसलमान एकजुट हो रहे हैं, उतनी ही तेज गति से हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों में ध्रुवीकरण के लिए आए सियासी नारों ने तहलका मचा दिया। यह तहलका ऐसा मचा कि पूछिए मत, पूरे महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा और सपा दोनों दल कमर कसकर मैदान में डटे हुए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट देना ना भूलें। विपक्ष की एकजुटता ने भाजपा के वोटरों को भी एक कर दिया है, यह बात किसी से अब छुपी नहीं है। इसलिए झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जो मतगणना होगी उसमें अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।